तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसी भी कैपिटल एसेट्स का हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना कंसिडर करेंगे। ओके, तो इसमें एक रूल है आपका, इफ डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस डेट में आपने परचेज किया उस प्रॉपर्टी को, इफ डेट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1 अप्रैल 2001, अगर डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो इस सिचुएशन में हम, अगर प्रॉपर्टी आपने जो खरीदा है वो 1 अप्रैल 2001 से पहले का खरीदा हुआ है, पुराना है, उससे पहले कोई भी डेट में आप खरीदे हैं, 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा ये समझना है। इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेंगे इस सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा हमारा फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ओके, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये दोनों में जो बड़ा होगा, विच एवर इज मोर। जनरली अगर हम कोई प्रॉपर्टी 2001 से पहले खरीदे हैं, ठीक है, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या जो उसका एक्चुअल कॉस्ट भी मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में जो बड़ा होगा वही होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, विच एवर इज मोर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, अगर प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद कभी भी खरीदा गया है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो एक्चुअल कॉस्ट है एक्विजिशन का वही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। इस केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का नहीं लेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते समय कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है ये ध्यान रखना है। डेट ऑफ एक्विजिशन अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है तो हम फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में कंपेयर करके दोनों में जो बड़ा होगा वो लेंगे। और अगर हमारा प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के बाद या उसी डेट को हमने एक्वायर किया है या उसके बाद एक्वायर किया है, तो उस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट है वही होगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का
कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब प्रॉपर्टी का को एक्वायर करने का कॉस्ट। तो इसमें आएगा आपका परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट। अगर परचेज कॉस्ट के अलावा कुछ कभी कभी कोई और खर्चे दिए रहते हैं कि परचेज करने के बाद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आएगा। ठीक है, परचेज कॉस्ट प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट दोनों ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। और कभी कभी अगर कोई ब्रोकरेज पे किए हैं ऑन परचेज, ब्रोकरेज फॉर परचेज, जो प्रॉपर्टी परचेज किए हैं उसके लिए ब्रोकरेज पे किए हैं। ठीक है, तो परचेज कॉस्ट प्लस रजिस्ट्रेशन कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज, ये तीनों ऐड कर देंगे तब आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, समझ में आया बात? एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, कभी कभी जैसे होता है लैंड अगर खरीदे हैं तो लैंड का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ये सभी को आप लोगों को मालूम होगा। कोई भी आदमी ज़मीन खरीदता है तो उसका रजिस्ट्री कराना पड़ता है, तो उसका रजिस्ट्री कराने का खर्चा, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हम किसी ब्रोकरेज के थ्रू, किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदे हैं तो उस ब्रोकर को हमको कमीशन भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रोकरेज फॉर परचेज जो हुआ वो भी हमारा परचेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सिंपल लिखा है कि हमने इस मशीन को 5 लाख रुपए में खरीदा, तो उसमें कुछ और ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ लिखा है कि एक गाड़ी खरीदे हैं, गाड़ी को फिर हम उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा गाड़ी का, ठीक है, तो दोनों चीज ऐड करके हम उसका कॉस्ट पकड़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉस्ट ऑफ, हम लोग देखिए 2 फॉर्मेट फर्स्ट क्लास में कल हम लोग बताए थे कि 2 फॉर्मेट 2 तरह से कंप्यूटेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पर, देखिए दोनों में अंतर क्या है दोनों जगह। यहाँ हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जब वर्किंग करेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। ठीक है, और नीचे हम जब शॉर्ट टर्म ले रहे थे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है, इंडेक्सेशन कब करेंगे यह समझना बहुत जरूरी है। आइए, इफ पीरियड ऑफ होल्डिंग makes the capital asset as long term capital asset। ये फर्स्ट क्लास में हम लोग समझे थे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से आपका कैपिटल एसेट जो है लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है। तो अगर उस पर्टिकुलर एसेट्स का, जिस पर्टिकुलर एसेट्स का हम कैपिटल गेन का वर्किंग कर रहे हैं और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेट जो है, और डेट ऑफ एक्विजिशन जो है, और जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है, ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन प्रॉपर्टी को एक्वायर किया गया, और जो हमारा डेट है डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ ट्रांसफर, ये दोनों के बीच में जो पीरियड बन रहा है, ये पीरियड जो बन रहा है इसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड। दिस पीरियड इज नोन एज होल्डिंग पीरियड।
अगर ये होल्डिंग पीरियड हमारा ऐसा है कि लॉन्ग टर्म नेचर का है, लॉन्ग टर्म यानी अगर मान लो कोई ऐसा एसेट है जैसे कि मान लो लैंड 24 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, आफ्टर 24 मंथ, तो ये अगर पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा है, ठीक है, अगर 24 मंथ से ज़्यादा का है तो वो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो अगर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से वो पर्टिकुलर एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के कैटेगरी में आता है तो हम इंडेक्सेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है तब जाके हम इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल, ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यानी उसका जो डेट है, जिस दिन प्रॉपर्टी खरीदा गया उसका डेट, और जिस दिन ट्रांसफर किया गया उसका, उस डेट दोनों के बीच में पीरियड जो बनता है वो डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी। हर प्रॉपर्टी अलग अलग होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लॉन्ग टर्म बन रहा है। तो अगर होल्डिंग पीरियड के हिसाब से वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म बनता है कैपिटल एसेट तो उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के हिसाब से उसका डेट से कंपेयर करके निकालना होगा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म पीरियड है तो भाई नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन। अगर शॉर्ट टर्म नेचर का कैपिटल एसेट है तो इंडेक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, अब ये इंडेक्सेशन करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, तो हमारा निकलेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे हम लोग इस तरह से, पहले लिख लेते हैं हम, देखिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे हम लोग, जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय CII। CII क्या है? तो कंज्यूमर इंडेक्स। ठीक है, CII जो है कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो एक्वायर हुआ, उसका डेट के हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर बन रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के CII के वैल्यू से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है हमको CII ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which transfer took place। जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है ये भी देख लीजिए। कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है ये है आपका कंज्यूमर, देखिए। ठीक है, इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ये है आपका इंडेक्स, ये आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ये याद नहीं करना है। प्रीवियस ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, और हर एक फाइनेंशियल ईयर का आपका दिया हुआ है वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, ये इंडेक्स वैल्यू आपको दिया हुआ है, हर एक फाइनेंशियल ईयर का है। 2001 से शुरू होकर देखिए, 1-2 से शुरू होकर अभी तक 22-23 तक का है। ठीक है,
क्योंकि हमारे लिए जो क्वेश्चन आएगा वो 22-23 वाले क्वेश्चन ही आएंगे। तो 22-23 तक का हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है। तो ये आपको जो है दिया हुआ है, तो ये याद करना नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये ऐसा नहीं कि हमको इसको बैठ के याद करना, नहीं, क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका इससे हमको यूज कर लेना, एकदम सिंपल है, ऐसा नहीं कि नहीं हमको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया बात? तो अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म है तभी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा भाई। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं बनता है, तो फिर इंडेक्सेशन नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन जरूर है, वो भी अभी हम बता देंगे। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक दो जगह पॉइंट है कि एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप डिवेंचर का ट्रांसफर का एक्सेप्शन इसका क्या है, ये भी आपको याद रखना है। एक्सेप्शन है पहला कि अगर सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है तो ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर में हम इंडेक्सेशन नहीं करते हैं, इवन दो द डिवेंचर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर का हम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, डिवेंचर या बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस केस में नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, आपको इंडेक्सेशन नहीं करना है, नहीं मिलेगा। ठीक है, इवन दो कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म होगा तब भी नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो नहीं मिलता है, डिवेंचर में लॉन्ग टर्म में भी नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप किसी ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स का कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट्स, ऐसा एसेट्स जिस पे डिप्रिसिएशन लगता है, तो इस पे भी आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। रीजन सेम है, लॉन्ग टर्म होगा तब भी नहीं मिलेगा, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट, इसमें भी नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन का निकाल रहे हैं कैपिटल गेन का वर्किंग, नॉन रेसिडेंट पर्सन का, तो उसमें केस में भी नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। लॉन्ग टर्म होने के बावजूद भी हम इंडेक्सेशन नहीं देंगे, इंडेक्सेशन नहीं करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का। ठीक है, समझ में आया बात? तो ऊपर किए तो लिख लिए? लिख लिया जी? हाँ सर। चलो, तो ये 3 एक्सेप्शन है। डिवेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं करेंगे,
डिप्रेसेबल एसेट्स के केस में भी इंडेक्सेशन नहीं होता है, और नॉन रेसिडेंट पर्सन के लिए अगर हम इन कैपिटल गेन का वर्किंग कर रहे हैं तो भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी जनरली हर एक तरह के एसेट्स पे हम इंडेक्सेशन बेनिफिट देते हैं, ठीक है, अगर वो लॉन्ग टर्म एसेट हो गया तो। अब आइए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट पॉइंट था आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है? कोई भी कैपिटल एसेट्स पे अगर आप इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, उससे उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो यानी एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी कैपिटल नेचर का खर्चा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं, मैंने रेवेन्यू नहीं, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैपिटल एसेट आफ्टर एक्विजिशन, एक्वायर करने के बाद जो भी हम उस पर खर्च कर रहे हैं कैपिटल नेचर का खर्चा, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मान लो ये एक जमीन हमने खरीदा है, इसमें एक रूम पहले से बना हुआ है, 1 रूम, इस रूम के साथ हमने उसको परचेज किया, परचेज करने के बाद आफ्टर परचेज के 2 साल के बाद, 2 ईयर के बाद, आफ्टर 2 ईयर हमने यहाँ पर 2 रूम और बना दिया, ठीक है, 2nd रूम, 3rd रूम। तो ये 2 रूम बनाने का जो खर्चा आया, 2 रूम बनाने का जो खर्चा आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और जो परचेज किए थे जितने, वो तो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो एक्वायर करने के बाद जो हम कैपिटल नेचर का खर्च कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉट रेवेन्यू, ठीक है, ये याद ध्यान रखना होगा, छोटा मोटा खर्चा नहीं लेना है आपको। जो कैपिटल नेचर का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है कैपिटल एसेट्स के ऊपर आफ्टर एक्विजिशन, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का होल्डिंग पीरियड हम कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है होल्डिंग पीरियड। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का भी आपको होल्डिंग पीरियड निकालना पड़ेगा अलग से। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का होल्डिंग पीरियड होगा वो नहीं होगा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का होल्डिंग पीरियड, ठीक है, एकदम दोनों डिफरेंट है। क्योंकि हमने 2 साल पहले परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का होल्डिंग पीरियड तो हम परचेज डेट से लेंगे, लेकिन 2 साल के बाद हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किए हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड अलग होगा। तो होल्डिंग पीरियड क्या लेंगे, इसका किस डेट से काउंट होगा, तो फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। जिस दिन आपका इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हुआ, मान लीजिए कि हमने 1 अप्रैल 2019 से 2 रूम बनाना शुरू किया, हमने आफ्टर 2 ईयर 1 अप्रैल 2019 से 2 रूम बनाना शुरू किया, ठीक है, लेकिन कंप्लीट हुआ इसका कंस्ट्रक्शन 2 रूम का सपोज 31 जुलाई 2019 को। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट यह है, कंप्लीट इस डेट में हुआ, कंप्लीशन डेट यह है, दोनों रूम तैयार हो गया बनके 31 जुलाई 2019 से। तो 31 जुलाई 2019 से ही हमारा इम्प्रूवमेंट का डेट माना जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा वो होल्डिंग पीरियड। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है, उस दिन से लेना है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन आपको लेना है इम्प्रूवमेंट के लिए, नॉट डेट ऑफ स्टार्ट। जहाँ से स्टार्ट किए कंस्ट्रक्शन वो नहीं लेना है, ठीक है। स्टार्ट हम अप्रैल में किए थे, नहीं, ये डेट नहीं लेंगे, हम लेंगे जिस दिन इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हो गया, सारा इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो भी काम था कंस्ट्रक्शन से या जो भी था सारा कंप्लीट हो गया जिस दिन, तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना आपको, ना कि डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं लेना है, ठीक है। तो डेट ऑफ कंप्लीसमेंट टू डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जिस दिन आप पूरे कैपिटल एसेट को बेच दे रहे हो,
ठीक है। तो कैपिटल एसेट को जिस दिन सेल किया आपने उसका इंप्रूवमेंट का डेट, ये दोनों के बीच का जो पीरियड बनेगा, यहाँ जो पीरियड बन के आ रहा है यही होगा होल्डिंग पीरियड। ठीक है। अब यहाँ जो होल्डिंग पीरियड बन के आ रहा है, होल्डिंग पीरियड, ये होल्डिंग पीरियड अगर लॉन्ग टर्म आपको लग रहा है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 मंथ के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाता है। अगर यहां से लेकर कंप्लीशन डेट से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर का पीरियड अगर मोर देन 24 मंथ होता है, ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का भी इंडेक्सेशन करेंगे। क्लियर बात? ठीक है। अगर नहीं बनता है, इंडेक्सेशन बेनिफिट तभी मिलेगा अगर होल्डिंग पीरियड जो है वो लॉन्ग टर्म बनता है, लॉन्ग टर्म, तो जाके इंडेक्सेशन हम करेंगे, इंडेक्स करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म बनेगा होल्डिंग पीरियड के कारण, हमारा वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो है शॉर्ट टर्म नेचर का है, तो नो इंडेक्स, इंडेक्सेशन नहीं करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो जरूरी नहीं है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो लॉन्ग टर्म हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का होल्डिंग पीरियड अलग अलग डेट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर बात? इसीलिए क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि इंप्रूवमेंट का डेट, कंप्लीशन डेट, तो उसका होल्डिंग पीरियड अलग निकालिएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का होल्डिंग पीरियड अलग निकालिएगा। दोनों का अलग अलग होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कीजिएगा और जो होल्डिंग पीरियड आएगा दोनों का अलग अलग, उसके बेसिस पे आप देखिएगा कि अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स कर दीजिएगा, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शॉर्ट टर्म है तो उसका इंडेक्सेशन मत कीजिएगा। ठीक है? क्लियर बात? इंडेक्सेशन उसी तरह से होगा जैसे ऊपर हम लोग अभी किए थे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसी तरह निकालना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सेम निकलेगा जो ऊपर लिखे थे हम लोग जैसे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपका। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जितना खर्चा हुआ इंप्रूवमेंट पे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच improvement completed। जिस फाइनेंशियल ईयर में इम्प्रूवमेंट कंप्लीट हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से डिवाइड करेंगे उसको और मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र। और जिस फाइनेंशियल ईयर में हम कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर के CII वैल्यू से उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, लिख लिए? हाँ जी, हाँ सर। चलो अब देखो, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं समझने के लिए। कल जो भी एक्सप्लेन किए थे, कल का कॉन्सेप्ट और आज जो भी अभी तक एक्सप्लेन किए, उस सारा कॉन्सेप्ट मिला करके ये एग्जाम्पल है। मिस्टर ए acquire a house property Mr. A acquire a house property on 1/10/98 for rupees 10 लाख। 10 लाख में उसने घर खरीदा 1 अक्टूबर 1998 को। ठीक है, उसके बाद इम्प्रूवमेंट कॉस्ट incurred rupees 5 lakh and construction of improvement completed on 1/11/2020। ठीक है, मिस्टर ए transfer the house property to Mr. B on 1 जुलाई 2022 for rupees 75 lakh। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 रुपीज 15 लाख। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू जो है हमारा प्रॉपर्टी का 1 अप्रैल 2001 को 15 लाख का था। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है मिस, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कल और आज जो रूल समझे वो आपको इम्प्लीमेंट करके कैपिटल गेन निकालना है, बस। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल, इसमें कुछ भी हमने फालतू नहीं डाला है। ठीक है, मिस्टर ए एक्वायर अ हाउस प्रॉपर्टी 1 अक्टूबर 98 को उसने परचेज किया उस हाउस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए में, और उसी हाउस प्रॉपर्टी पे इम्प्रूवमेंट के खर्च किया उसने 5 लाख रुपया, और इम्प्रूवमेंट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 नवंबर 2020 को। ठीक है, फिर मिस्टर ए ने उसी घर को बेच दिया, उस हाउस प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को सेल कर दिया 1 जुलाई 2022 को फॉर प्रीवियस ईयर 75 लाख। ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू आपको दिया है 1 अप्रैल, फेयर मार्केट वैल्यू दिया है आपका 1 अप्रैल 2001 का
15 लाख रुपया। ये इसलिए दिया हुआ है क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी एक्वायर हुआ है वो बिफोर एक्विजिशन डेट जो है यहाँ पर आपका बिफोर 1 अप्रैल 2001 का है, इसलिए ये फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का रूल में पढ़े कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले का है प्रॉपर्टी तो फेयर मार्केट ऑफ जो होगा 1 अप्रैल 2001 का और जो उसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, दोनों में जो बड़ा होगा वही लेंगे हम उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, ये हम लोग अभी ऊपर रूल में लिखे हैं, आप अपना कॉपी उलट के देख सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट का खर्चा दिया है। ठीक है, तो अब हमारा ध्यान देखिए ट्रांसफ़र कब हो रहा है। डेट ऑफ ट्रांसफ़र ये दिया है 1 जुलाई 2022। ठीक है, इस डेट में हमने प्रॉपर्टी को सेल कर दिया 75 लाख में। क्लियर, तो 75 लाख हमारा सेल कंसिडरेशन हुआ, प्रॉपर्टी को बेचने का कंसिडरेशन, बेच कर जो आएगा। यहाँ पर कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह हमने नहीं दिया है, अभी क्वेश्चन को सिंपल रखा गया है। ठीक है, कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं दिया है, तो हमें कुछ नहीं देखना है। 75 लाख रुपया हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया नहीं है तो हम कंपेयर किससे करेंगे, दिया रहेगा तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो नहीं दिया है तो 75 लाख हमारा पूर्ण रूप से फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन हो गया। 1 जुलाई 2022 किस प्रीवियस ईयर में आता है, तो 22-23 में आता है। ये 22-23 प्रीवियस ईयर में उसने 75 लाख में अपने घर को बेच दिया, तो 22-23 अगर प्रीवियस ईयर हुआ तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 23-24 हो जाएगा। असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है कि आप असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए कैपिटल गेन का वर्किंग करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग 1 बाय 1 चीज़ समझते जाएंगे और उसका कंप्यूटेशन भी साथ में करते जाएंगे। इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए और थोड़ा बहुत जो वर्किंग एंड नोट का जो ज़रूरत होगा वो हम यहाँ लिखेंगे। फॉर्मेट आप पहले बना लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो भी फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन है, हमने प्रॉपर्टी को बेचा है 75 लाख रुपए में, तो 75 लाख रुपया हम यहाँ लिख दिए इसके सामने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं दिया है कि कितने में प्रॉपर्टी को बेचा जो गया 75 लाख, उसको बेचने से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं दिया है क्वेश्चन में, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ से माइनस भी करते हैं, लेस एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई खर्चा है ही नहीं हमारा, नील, तो हमारे पास नेट सेल कंसिडरेशन भी सेम अमाउंट आएगा। नेट सेल कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं, हम अपने मन से कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिख सकते हैं। 75 लाख, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और प्रॉपर्टी यानी लॉन्ग टर्म है या नहीं है। देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे हम इसका, जो रूल बोलता है उस हिसाब से हमको समझना है। ठीक है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है
चूँकि बिफोर 1 अप्रैल 2001 है, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन जो है, एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 98 है। ये लिखने का ज़रूरत नहीं है उतना, ये चूँकि पहली बार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए हम लिख रहे हैं। ये आप कभी लिखिएगा मत, एग्ज़ाम में भी लिखने का ज़रूरत नहीं, समझने का ज़रूरत है कि हाँ ये इतना है, लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो हम कैसे निकल रहा है उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं बात। तो ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसीलिए हम लिख के समझा रहे हैं कि अगर एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 98 है, यानी बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो 1 अप्रैल 2001 से पहले का डेट है एक्चुअल डेट ऑफ एक्विजिशन। तो उस सिचुएशन में हमको देखना होगा दो चीज़, एक फेयर मार्केट वैल्यू जो 1 अप्रैल 2001 का है, फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का, इस दिन का कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख रुपया। और जो एक्चुअल है आपका, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो दिया है आपका, वो दिया है 10 लाख रुपया। तो मैं दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन हुआ, ऑब्वियसली 15 लाख हुआ। तो हम जो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे वो लेंगे 15 लाख रुपया, ठीक है। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको मानना है 15 लाख रुपया, क्योंकि दोनों में जो फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में जो बड़ा है वो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और इसका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये अब ये वैल्यू किस डेट का है, 15 लाख रुपया, तो 1 अप्रैल 2001 का है, तो फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2001-2002, ठीक है। 1 अप्रैल 2001 से लेकर मार्च 2002 के बीच में। क्लियर। तो 15 लाख का ये हो गया। अब आप यहां से कंपेयर कीजिएगा, यहां से होल्डिंग पीरियड निकालेंगे, यहां से डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है भाई, डेट ऑफ ट्रांसफर क्वेश्चन में दिया है 1 जुलाई 2022। कुछ भी लिखना, ये जो हम लिख रहे हैं केवल समझने के लिए, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये नहीं कि आप भी लिखने बैठ गए एग्जाम में तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, आपको नहीं लिखना। ये माइंड में सब समझ लेना है कि अच्छा यहाँ से यहाँ देख तो 36 महीना या 24 महीना बन ही रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड ऑब्वियसली मोर देन 24 मंथ है, मोर देन 24 मंथ, ठीक है। तो जब ये मोर देन 24 मंथ है यानी ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। अब जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो निकाले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो इसका मतलब उसका इंडेक्सेशन होगा। अभी हम लोग रूल में समझे कि अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म आ रहा है, उसका होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के डिफिनेशन में वो आ रहा है, तो आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से निकालना है और उसको माइनस करना है कैपिटल गेन वर्किंग करने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा, हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख लेना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, ऊपर में देखिए लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है आपको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है, फिर CII यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे हम उस फाइनेंशियल ईयर का जिस फाइनेंशियल ईयर का ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और फिर जिससे ट्रांसफ़र कर रहा है उस फाइनेंशियल ईयर का हम लेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना और हर क्वेश्चन में इसी तरह करना है, कुछ नया चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन का पैटर्न चेंज नहीं होता है कैपिटल गेन में, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत रूल चेंज है जगह जगह, बाकी कंप्यूटेशन सेम होता है, ठीक है ना। कंप्यूटेशन हम लोग उसी पैटर्न में करेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमको लेना है 15 लाख रुपया, तो 15 लाख रुपया ले लिए। अब आइए इंडेक्स वैल्यू देख लेते हैं। अभी मैंने आपको इंडेक्स वैल्यू दिखाया था, फिर से हम लोग वहाँ से देख लेते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 1-2 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 100। इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था और हम ट्रांसफर कर रहे हैं 22-23 में। 22-23 का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 331, ठीक है। तो 22-23 का इंडेक्स वैल्यू, और जिस ईयर में एक्वायर हुआ था 1 अप्रैल 2001 का पीरियड हम ले रहे हैं, तो 1-2 का 100, क्लियर। तो ये आपको, अब आइए वहाँ पर हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको, कुछ है नहीं, ठीक है। पैटर्न इजी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार समझ में आए, प्रोसेस कहीं ज़्यादा टेढ़ा नहीं है लॉन्ग कैपिटल गेन वर्किंग में, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्स वैल्यू 100 हो गया हमारा 1-2 का, और यहाँ पर 22-23 में हमने बेचा है, तो 22-23 का 331 था। अब इसको सॉल्व करके आप अमाउंट निकाल लीजिए, कितना आ रहा है देख लीजिए। $49,65,000, ठीक है। ये आपका बन गया 49,65,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये आ गया, क्लियर। किसी को कोई डाउट यहाँ? हाँ जी, कोई डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अब आइए, अब आइए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को समझते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है अमाउंट, इसका 5 लाख रुपया कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे खर्च हुआ है, और इसका डेट ऑफ कंप्लीशन हुआ है, डेट दिया है 1/11/2020। खर्च हुआ है 5 लाख रुपया, और कंप्लीशन डेट दिया है, इम्प्रूवमेंट कंप्लीट होने का डेट जो दिया है ना, ये दिया है आपको 5/11/2020। ये था ना जी, गलत तो नहीं दिए हम, 1/11, सॉरी 5 नहीं, 1/11/2020 ये कंप्लीशन डेट का दिया हुआ है। और ट्रांसफ़र कब हुआ है प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र डेट क्या है प्रॉपर्टी का, तो 1 जुलाई 2022। कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन का हुआ 1/11/2020 को, और ट्रांसफ़र डेट हो रहा है 1 जुलाई 2022। अब ये दोनों के बीच में आप देख लीजिए कितना पीरियड बनता है, कितना मंथ का पीरियड बनता है, ठीक है। अगर ये पीरियड 24 मंथ से ज़्यादा होगा तब ये होल्डिंग, तब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या ये 24 मंथ से ज़्यादा है या कम।
काउंट कर लीजिए, कुछ नहीं है। 2020 वाले ईयर में, अगर कैलेंडर ईयर 2020 में माने तो ये नवंबर है, 11 का मतलब होता है नवंबर, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर यानी 2 मंथ। फिर 2021 में पूरा 12 महीना, ठीक है। और 2022 में 1 जुलाई लिया है, तो जुलाई मंथ हम नहीं लेंगे। 1 जुलाई लिखा हुआ है तो जुलाई मंथ हम नहीं लेंगे, केवल जून तक लेंगे, जनवरी से लेकर जून तक यानी 6 महीना, ठीक है। तो टोटल आपका बन रहा 12, 6, 18 और 2, 20, 20 मंथ ही बन रहा है। ये टोटल पीरियड 20 मंथ का है, ठीक है। तो 20 मंथ का है यानी एक्सीड नहीं कर रहा है 24 मंथ से। 24 महीना के बाद ना लॉन्ग टर्म होगा वो। ये इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म नेचर का है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का जो पीरियड बनता है, होल्डिंग पीरियड, वो शॉर्ट टर्म बन रहा है तो उसका इंडेक्सेशन करने का जरूरत नहीं है। माइनस करेंगे हम कैपिटल गेन निकालते समय, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं होगा। इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का तब होगा जब उसका होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म था, इसीलिए उसका इंडेक्सेशन किए हम। लेकिन जो इंप्रूवमेंट किया गया हाउस प्रॉपर्टी में, उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो लेस देन 24 मंथ है। नॉट 24 मंथ से ऊपर जाता तब वो हमारा लॉन्ग टर्म होता, लेकिन है नहीं ऐसा। तो इसका मतलब हमको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का इंडेक्सेशन नहीं करना पड़ेगा। नो इंडेक्सेशन, ठीक है। इसमें इंडेक्सेशन नहीं करना, तो इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन माइनस होगा। हम यहाँ से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स नहीं करेंगे, केवल बस अंतर इतना ही है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 5 लाख, ये दोनों को आप माइनस कर दीजिए ऊपर नेट सेल कंसिडरेशन से, तो आपका कैपिटल गेन निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 75 लाख में से आपका ये माइनस हो जाएगा 20,35,000। 20,35,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका 20,35,000। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत भाई समझने में कि हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ें? हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना है जी किसी को? चलो, नहीं दिक्कत है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में जिस तरह का रहता है सारा पढ़ा देंगे आज, ठीक है।
उसके बाद आपको हम पढ़ा देंगे कि आज नहीं, सॉरी, कल पढ़ा देंगे एग्जाम्पशन। जो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो क्या क्या आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो एग्जाम्पशन कहाँ कहाँ हम ले सकते हैं, तो उससे रिलेटेड सारा एग्जाम्पशन और सारा क्या 3-4 जो भी है एग्जाम्पशन वो पढ़ लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पशन कैसे, उसके से रिलेटेड क्वेश्चन भी साथ ही साथ करते जाएंगे नोट से। ठीक है ना, तो कल कोशिश करेंगे कि हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक पूरा कल ख़त्म कर दें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए एक्वायर लैंड ऑन 1 अप्रैल 2099 फॉर ₹5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपया में उसने एक्वायर किया लैंड को 1 अप्रैल 99 में। मिस्टर ए स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन लैंड ऑन 1 अप्रैल 2003 and construction completed on 30 अक्टूबर 2005। ठीक है, लैंड वो एक्वायर किया 1 अप्रैल 99 को 5 लाख में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2003 में और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया घर का उसी लैंड पे 2005 में। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ₹20 लाख। जो कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुआ टोटल वो 20 लाख का हुआ। ठीक है, ऑन 1 नवंबर 2022 मिस्टर ए सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी sold the house property to Mr. C for ₹70 lakh. Stamp duty value ₹76 lakh. Compute capital gain.
लिख लिए? चलो, अच्छा एक चीज और लिख देते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड ऑन 1 अप्रैल 2001 ₹6 लाख। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा। अब हमें निकालना है कैपिटल गेन। आइए कैपिटल गेन निकालते हैं। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि भाई लैंड उसने एक्वायर किया 1 अप्रैल 99 को 5 लाख में। तो 1 अप्रैल 99 आपका 2001 से पहले का डेट है। ठीक है, फिर उसी लैंड पे उसने घर बनाना शुरू किया 1 अप्रैल 2003 से। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इस डेट में, तो हमको डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट से मतलब है। स्टार्ट कब किया उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे काम का डेट ये है जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर्ड हुआ 20 लाख। उसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया इस डेट पे, यानी ये ट्रांसफ़र डेट हो गया हमारा। ठीक है, कि मिस्टर सी को बेच दिया 70 लाख में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसी प्रॉपर्टी का आपको क्वेश्चन में दिया है 76 लाख। ठीक है, और लैंड का वैल्यू दिया है 1 अप्रैल 2001 को 6 लाख। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। आपके पास लैंड और हाउस का दोनों का अलग अलग पीरियड होगा। लैंड को हम एक्चुअल तो उसका 1 अप्रैल 99 है, चूंकि वो 1 अप्रैल 99 का डेट बिफोर 1 अप्रैल 2001 आता है, इसीलिए उसका जो है हम पीरियड निकालते समय जो अभी हम लोग पढ़े थे पहले कि अगर कॉस्ट एक्विजिशन हमारा 1 अप्रैल 99 से यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले का है, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे 1 अप्रैल 2001 का, और कॉस्ट दोनों में जो बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए बात? तो सेम हम लोग इसी तरह क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट बन गया। अब जो भी थोड़ा बहुत वर्किंग करना होगा इधर साइड में कर लेंगे समझने के लिए। ठीक है, अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको सबसे पहले लिखना होता है फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। कैपिटल गेन निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है यहाँ? फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन क्या होगा? ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में चूंकि देखो यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे दिए हैं, हम पिछला क्वेश्चन में नहीं था, इस क्वेश्चन में है, और एक्चुअल सेल वैल्यू भी दिया हुआ कि एक्चुअल में वो 70 लाख रुपए में बिका है। ठीक है, तो हेलो, और नया हमारे पास नंबर नहीं, उसका नया गार्ड आ गया। नया गार्ड का नंबर है? नहीं है उसके पास भी है नंबर? नया वाला कार्ड भी नहीं आ रहा है। इसके पहले कौन कराया था 2 दिन के लिए, इसका नंबर नहीं है नंबर, और दूसरा कार्ड है। वो वही देखो ना। दसवां में पता है हमने इनके आया था जो डायरेक्ट आता नंबर। अरे 2 दिन कार्डे बदलता है, इतना नंबर कौन रखेगा? चलो, अब आपको क्या करना, फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कैसे निकालोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे दिया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया है? 76 लाख। रूल क्या पढ़े थे कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है तो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। ये हम लोग रूल पढ़े थे। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 76 लाख है और
हमारा 70 लाख एक्चुअल सेल कंसिडरेशन दिया है, इसका 110% निकालेंगे। 110% ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू, ठीक है, यानी निकालो 110% ऑफ 70 लाख। 70 लाख का 110% आ जाएगा 77 लाख। छिहत्तर लाख और 77 लाख, ठीक है। तो आपका ये हो गया, देख लीजिए इसमें से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या ज़्यादा है 77 लाख से, तो आंसर है नो। तो अगर ये ज़्यादा नहीं है तो हमारा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन क्या होगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होगा, यानी 70 लाख होगा। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हम कल कराए थे ये रूल, ठीक है ना, कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। यहाँ ऐसा नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 76 लाख और 110% जब निकाले तो 77 लाख, ठीक है। तो इसलिए हम एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन मानेंगे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो यहां आ जाएगा वो 70 लाख रुपया। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? चलो अब इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ, नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, अब आइए हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को समझते हैं। लैंड को एक्वायर किया गया 5 लाख में, कब? 1 अप्रैल 99 को, और इसी लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपया दिया है। तो ये दोनों में बड़ा कौन? ये दोनों में कंपेयर कीजिएगा, ये दोनों वैल्यू में बड़ा कौन? 5 लाख और 6 लाख में बड़ा कौन? तो 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख रुपया हमारा लैंड का कॉस्ट लेंगे हम 1 अप्रैल 2001 को। ट्रांसफ़र कब कर रहा है? 1/11/2022 को। तो इस डेट से इस डेट का आप होल्डिंग पीरियड निकालिए। मोर देन 24 मंथ है, कोई शक नहीं इसमें। ये 2001 से लेकर 2022 है, तो मोर देन 24 मंथ है। तो इसका मतलब 6 लाख रुपए का हमको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ लैंड का, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, होगा ना? तुम है तो खोने रहा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड हम कैसे निकालेंगे? लैंड का कॉस्ट हमको 6 लाख लेना होगा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू लैंड का 6 लाख है, ठीक है।
और ये लॉन्ग टर्म है, ये हम समझ लिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से 1/11/2022 ट्रांसफर डेट है, इसलिए लॉन्ग टर्म है, इसलिए इसका इंडेक्सेशन होगा। ₹6,00,000 डिवाइडेड बाय, अब इंडेक्स वैल्यू देखिए, 1 अप्रैल 2001 का यानी फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का इंडेक्स वैल्यू कितना होगा? अभी हम लोग देखे थे तो 100 आया था, और सेल कर रहा है 1/11/2022 को, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 हो गया। ये 22-23 का इंडेक्स वैल्यू भी हम लोग अभी देखे थे 331 था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके निकालिए कितना आ रहा है, देखिए। $19,86,000 लैंड का इंडेक्स वैल्यू आ गया 19,86,000। अब आइए कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है ये देखिएगा, डेट, कंप्लीशन डेट ये है कंस्ट्रक्शन का। यहां से लेकर यहां तक का पीरियड काउंट कीजिए, डेट ऑफ ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन डेट से डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2005 में और डेट ऑफ ट्रांसफर 22 है 2022, तो ऑब्वियसली मोर देन 24 मंथ है ये भी। ठीक है, 24 महीना से ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड 24 महीना से ज़्यादा है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है इसका भी हमको इंडेक्सेशन करना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, किस फाइनेंशियल ईयर में? 30 अक्टूबर 2005, यानी फाइनेंशियल ईयर क्या लेंगे इसका हम? 5 और 6। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर इसका लेंगे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का फाइनेंशियल ईयर है 5-6, तो 5-6 के इंडेक्स से इसको हम डिवाइड करेंगे 20 लाख को। ठीक है, तो 5-6 का इंडेक्स देखिए, आप लोगों के पास नोट्स है ना, नोट्स निकाल के बैठे हो, उसमें इंडेक्स वाला पेज निकालो, इंडेक्स वाला पेज निकालो, देखो वहां पर मिलेगा तुमको, इंडेक्स का पेज है। मिला? मिला जी? मिला कि नहीं मिला? क्या करता है जी तुम लोग? अरे 5-6 का निकाला तुम लोग, क्या करता है जी, इतना टाइम लगाता है ना कोई भी काम में। एक तो नोट्स खोल के नहीं बैठा होगा, हमको पूरा आइडिया है। ठीक है ना, नोट्स खोल के नहीं बैठा होगा तुम लोग। तो 5-6 का वैल्यू दिया है 117। पाँच छः का आपको वैल्यू दिया है 117। तो अब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन करो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का इंडेक्सेशन आपको अलग से करना होगा, क्योंकि दोनों का लैंड का एक्विजिशन डेट अलग था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने का डेट अलग था।
तो ये 20 लाख रुपया टोटल खर्च हुआ है। 5-6 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उसके इंडेक्स वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 331 से, जो कि हमारा ट्रांसफ़र यानी 22-23 का इंडेक्स वैल्यू है। जिस ईयर में ट्रांसफ़र हो रहा है उसका इंडेक्स वैल्यू है। तो निकालो वैल्यू, चलो वैल्यू निकालो। छप्पन लाख 56 लाख आया सर। पूरा 56 लाख कैसे आएगा जी? पूरा नहीं सर। 56,58,119। 120 कर देंगे इसको। अब ये दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका कैपिटल गेन निकल जाएगा। अब गेन आया या लॉस आया, जो भी आया, अब देख लीजिए। नेगेटिव में आएगा तो आपका लॉस हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा तो गेन हो जाएगा। देख लीजिए क्या आ रहा है। अब इसमें लॉस आ रहा है, ये 6,44,120 का लॉस है। नेगेटिव में आएगा तो यहाँ हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्यूटेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में था लैंड का हमने अलग सारा चीज़ किया, और जो कंस्ट्रक्शन हाउस का कंप्लीट हुआ उसका अलग किया। तो दोनों का अलग अलग होगा डेट। जनरली अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो लैंड और कंस्ट्रक्शन डेट अलग अलग दिया रहेगा। तो लैंड का अलग करेंगे इंडेक्सेशन, कंस्ट्रक्शन का अलग करेंगे। पिछला क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन हाउस खरीदा था और उसके बाद कॉस्ट जो इनकर्ड हुआ था, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म था, एक शॉर्ट टर्म था। तो शॉर्ट टर्म वाला का इंडेक्सेशन नहीं किया, इसमें दोनों ही लॉन्ग टर्म है। लैंड का भी हमारा होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म है, और जो हाउस कंप्लीट हुआ उसका कंस्ट्रक्शन डेट से डेट ऑफ ट्रांसफ़र तक का पीरियड जो आ रहा है वो भी लॉन्ग टर्म था, इसीलिए दोनों का इंडेक्सेशन किए। वो आपको क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म पीरियड है, शॉर्ट टर्म पीरियड है। वो तो हर एक का आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, तो ये अभी हम लोग का सॉल्व हो गया क्वेश्चन कैपिटल गेन का। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन में दिया था, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए कल, जो समझे थे कि फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन कैसे निकलेगा अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पर भी दिया था। तो उसका रूल लगाए पहले फुल वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से एक पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब आइए, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमने प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट किया, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एग्रीमेंट किया एक पार्टी से, ठीक है। लेकिन वो पार्टी लाइट नहीं आया।